Very good morning to all of you. Yesterday we started exercise number 4.2 and first question of this exercise is without expanding evaluate the following determinants, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर लिया था और इसके पीछे की जो थीम है वो थीम स्टडी करी थी कि ऐसा कुछ करो, इन प्रॉपर्टीज का यूज करो जिस वजह से हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सके। और डायरेक्ट आंसर एक जनरली क्या रहता है, जीरो, ध्यान रखना। इसलिए ऐसे केसेस में 90% प्रॉब्लम्स में 95% प्रॉब्लम में आंसर जीरो रहता है ना। आयरन में ओके, एक बार जल्दी से प्रॉपर्टी सारी रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रो को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, अनचेंज। ओके, उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। अगर हमने रोज एंड कॉलम, रोज कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज किया, जस्ट इंटरचेंज किया, तो साइन चेंज क्या होगी? सिर्फ साइन चेंज होगी। अंडरस्टैंड? नंबर 3, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, बहुत यूजफुल है ये प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रोज सेम दिख रहे हैं या कोई भी दो कॉलम सेम दिख रहे हैं तो इसका आंसर कितना रहेगा? जीरो। करेक्ट? नंबर 4, we can multiply all elements of a row by a constant number k, then the value of new determinant is k times the original determinant. The value of new determinant is k times that of original determinant, है ना, जैसे एग्जांपल के साथ में लिया था। अच्छा, इसी में हमने देखा था कि इसकी कॉर्लरी में या इसका ही कैसा यूज कर सकते हैं, तो वी कैन टेक कॉमन, ओके। जैसे 5 कॉमन निकाल सकते हैं या 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कल के टेस्ट अगर ईमानदारी से दी होंगी तो इसी एक्सरसाइज या इसी प्रॉपर्टी पे काफी एग्जांपल्स थे, 2-3 एग्जांपल्स थे। हम कॉमन निकाल सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो किसको करना है? तो ओनली वन रो। देखो ये लिखा था मैंने, वी कैन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड नंबर 2 ओनली वन रो और वन कॉलम। और एक ऐसा एग्जांपल था कल के टेस्ट में, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक छोटी छोटी पॉइंट को नोट करके रखना है क्योंकि उसी पर बनता है एमसीक्यू। वी कैन टेक कॉमन, कॉमन भी निकाल सकते हैं हम एक रो से या एक कॉलम से, ये भी था। करेक्ट? नंबर 5, if each element of a row or column is expressed as a sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinant. करेक्ट? यहां पर अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स में है, सम ऑफ टू नंबर्स है, we can express this determinant as a sum of two determinants. और कॉन्वर्सली हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। वी कैन ऐड द टू डिटर्मिनेंट, बट फॉर दिस वर्ड द एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स लाइक दिस ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट सेम। अगर ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वाले हैं, दोनों की एडिशन करनी है तो दोनों रोज या दोनों कॉलम सेम होना जरूरी है, तो ही वो ऐड हो गए। और ऐड होने का रूल भी सिंपली है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना।
Last but one property, the most important, the constant multiplied to all elements of a row and added to the corresponding element of any other row, then the value of determinant so obtained is same, or we can say the value of new determinant is unchanged. Is it clear? और इसको एग्जाम्पल के साथ देखा था और इसी पर डिपेंड है था कुछ प्रॉपर्टी, मतलब एग्जांपल्स भी थे अपने टेस्ट के और एक्सरसाइज के भी एग्जांपल्स हैं. प्रॉब्लम नंबर 7, इट्स टू मच इजी. दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल. And A1, A2, A3, A1, B2 and C3 are elements of main diagonal. Got it? If all element below the diagonal element or above the diagonal elements are 0, then the value of determinant is the product of main diagonal elements. ओके, तो यहां तक हो गया था और 4.2 स्टार्ट कर दिया था और 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया था. क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डिफिकल्टी क्या देखो, और संभव बेटा कल तुम जल्दी निकल गए थे इसलिए शायद तुमको पता नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री 2 की टेस्ट हम लोगों ने थर्सडे डिसाइड की थी. थर्सडे, ओके, मतलब कल रहेगी वो. एक दिन और दिया था पढ़ाई के लिए. चल, तो अब यहां पर मुझे बताओ कोई डिफिकल्टी है क्वेश्चन नंबर 1 में. पुष्कर राउत को थर्ड होना, ऋषि सोनी को भी इसी में का थर्ड होना, प्रणव सिंह को भी थर्ड होना. देखो तुम लोगों को मैंने बताया, अभी भी समझाया फिर से एक बार कि थीम क्या है. विदाउट एक्सपांडिंग मुझे वैल्यू निकालनी है. देखो मैं थर्ड करके दिखाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. थर्ड नंबर, गुड. काफी लोगों का आंसर आ रहा है. उन्नति का भी आंसर आ गया. मधुरा, निबोध, ऋत्विज बिल्कुल सही है. ऋत्विज, प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करना है. अब गौर से देखो, तुमको ध्यान में आएगा हमको कुछ तो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. कैसे करेंगे? तो अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं. देखो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86. अब देखो तुम लोगों को नंबर को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. स्कॉलरशिप की जैसे एग्जाम में एप्टीट्यूड की जो टेस्ट होती है उसमें कैसे करते हैं वैसे पहचान आना चाहिए रिलेशन बिटवीन नंबर्स. जैसे अब देखो 7 और 2 में, 3 और 8 में, 5 और 9 में कोई कॉमन रिलेशन है क्या? नहीं. तो 7 65, 8 75, 9 86, इसमें कोई कॉमन रिलेशन है क्या? तो है, बिल्कुल करेक्ट. वेरी गुड, काफी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है. वो रिलेशन है कि इफ वी मल्टीप्लाई दैट C2 इज 9. अब 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 63. और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो 72. और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 86, है ना? करेक्ट. और अगर वो C1 में ऐड कर दूं तो देखो ना 63 प्लस 2 65. जम क्या रे बाप. 9 इंटू 8 72 प्लस 3 75. 9 इंटू 9 81 प्लस 5 कितना होता? 86. तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा ऑपरेशन कि
C2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और ले जाकर C1 में डाल दूंगा तो मेरा C1 चेंज हो जाएगा। भाई मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा C2 को और ले जाकर C2 में डाल दूंगा, C1 में डाल दूंगा। अब इसको कैसे लिखूंगा? तो देयरफॉर हमको पता है यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6 द वैल्यू रिमेन्स सेम। ओके, तो ऑब्वियसली यह C2 एंड C3 एज इट इज रखो, नो चेंज। और यहां पर क्या हो जाएगा? तो हवा में सोचो, हवा में सोचो, कैलकुलेशन करो। ऑलरेडी कौन है यहाँ पे? 2 3 5। अब 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 9 इंटू 7 कितना हुआ रे बा? कितना हुआ? ऐड कर दो उतना, प्लस 63 प्लस 72 और प्लस 81। अब तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि ये जैसा मैंने लिखा वैसा लिखो, तुम एक स्टेप बचा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम लोग आगे जाकर ऐसे ही करेंगे फास्ट, बट ये अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए तुमको मैंने ऐसा लिख के दिखाया। 65 75 एंड 86 7 8 9 65 75 86। और अब हम लोग डंके की चोट पे कह सकते हैं इसका आंसर 0, और बाजू में रीजन दे देंगे, रीजन जरूरी है, एंड दैट इज द C1 आइडेंटिकल विथ C3। ओके, पुष्कर राउत क्लियर हो गया बेटा? प्रणव सिंह क्लियर हो गया? हाँ, अरे बाप रे बाप, मधुरा 9 कैसे कॉमन निकलेगा बताओ बरा? 65 में से 9 कॉमन निकाले तो क्या बचता? 65 ये 9 से डिविजिबल है क्या? कैन वी टेक 9 कॉमन फ्रॉम C3? मधुरा साकरकर, बाप रे, 9 कॉमन कैसे निकलेगा C3 में से? बताओ बरा, 65 में से 9 कॉमन निकलता है क्या? 9 कॉमन का मतलब डिवाइड करके निकालना पड़ता रहता, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है हमको, प्रॉपर्टी डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने की है। और मयूर देशमुख ध्यान देना, स्क्वेयरिंग क्यूबिंग अलाउड नहीं है। कौन से प्रॉपर्टी है बताओ मुझे जिसमें स्क्वेयरिंग करने को बोला तुमको? इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी सबसे पहले रिवाइज किया, अपने मन से कोई भी प्रॉपर्टी लगाना नहीं। स्क्वेयरिंग द फर्स्ट रो, अबे प्रॉपर्टी तो नहीं है ये। स्क्वेयरिंग करोगे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? और एक ध्यान रखो, एक ध्यान रखो कि हम लोग यहाँ पर कोई भी अल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताई वही एक कुल एक मेथड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक से ज्यादा मेथड हो सकती है, 2 3 4 कितनी भी मेथड हो सकती है, बट वो सारी वैलिड होनी चाहिए, रूल के हिसाब से होनी चाहिए। ये 7 प्रॉपर्टी में से ही वन ऑफ द प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर चाहे तुम C3 माइनस C2 करो, या तुम लोग चाहे तो वो C3 माइनस 9 टाइम्स C2 करो तो भी चलता, करेक्ट? या और भी कुछ करो, डू यू अंडरस्टैंड? या फिर तुम लोग C3 माइनस C1 कर लो पहले, और इधर तुम लोग C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम, एक ही आंसर आने वाला है। कुछ भी चलता, कुछ भी चलता, कुछ भी का मतलब रूल के हिसाब से। गॉट इट? ओके, अच्छा अच्छा, मैं C3 था, C3 नहीं था क्या? ठीक ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब सेकंड मैंने बोला था तुमको ट्राई करने के लिए, और साथ साथ में बोला था कि तुम लोग सॉल्व एग्जाम्पल स्टडी करो। तुम लोग सॉल्व एग्जाम्पल स्टडी करोगे तो कुछ ना कुछ वहां से हिंट मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चलो सेकंड एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ध्यान देना कैसे करना है। वेरी गुड, संभव ने कर लिया, उसको इजी लगा। सॉल्व एग्जाम्पल करके दूंगा नहीं, स्मित दोषी तुमको सॉल्व एग्जाम्पल, अगर सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या पढ़ रहे थे बेटा। मैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करके दूंगा तो ऑटोमेटिकली तुमको सॉल्व एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी। यानी ऑलरेडी जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी अगर मैं करके दूं तो तुम लोग क्या समझोगे, यानी जो आंसर है दिए हुए उसको पढ़कर भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। एक आधी स्टेप नहीं समझी तो ठीक है, चलो मैं बता सकता हूँ। और ऐसी गंदी आदतें अपने को लगा के लेनी नहीं है। नाउ दिस इज द लेफ्ट साइड, LHS, अंडरस्टैंड। ओके, अब यहां पर देखो LHS दे दिया मैंने, और हमको RHS होना, और हमारे RHS में क्या होना तो वो दिमाग में फिट कर लो, 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई एंड वाई जेड एक्स। वैसे देखा तो साइक्लिकली रोटेट किया हुआ है वो, आया क्या ध्यान में? ओके, अब देखो क्या करना चाहिए सबसे पहले ऐसे वक्त, कुछ प्रॉब्लम्स की अपनी खुद की एक टेक्निक होती है। देखो यहाँ पे गौर से क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। और यहां देखो नीचे क्या आया, वही जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। और थर्ड रो में क्या आया, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। मतलब वही तीनों नंबर है लेकिन घूमते जा रहे, है ना। तो ऐसे वक्त सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, और गौर से देखो रोज में जो तीनों नंबर है वही कॉलम में तीनों नंबर है। तो यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 5 तो बिल्कुल ही नहीं लगाना संभव, पुष्कर। प्रॉपर्टी नंबर 5 तुमने अच्छे से सुनी नहीं, समझी नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि किसी एक रो, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, अ मतलब एक ही होना चाहिए, तो वो दो में आएंगी। अब सोचो कि अगर सेकंड में भी है तो उसके दो, फिर थर्ड में है तो उसके दो, ऐसे कितने होंगे, समझ रहे हो। इसलिए फिफ्थ तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है ऐसे वक्त। क्या सोचना मैं बताता हूं, ध्यान दो। क्या सोचेंगे, C1 प्लस C3, वेरी गुड उन्नति, बट इससे बहुत कुछ, हाँ चलेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग सबसे बेस्ट वे बताता हूँ मैं तुमको, रो वाइज जाओ, जल्दी जल्दी होता। R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3, यू कैन टेक C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मतलब कॉलम वाइज भी कर सकते हो एंड रो वाइज भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे R1 में ऐड कर देंगे। तो बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कितना आएगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड एंड 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। डू यू अंडरस्टैंड? And second and third row we have to keep as it is. Got it? Got it? Okay. Now we can take 2 common from R1। R1 से 2 कॉमन निकाल लो,
तो वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। समझ रहे हो बेटा? और इधर क्या आएगा, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ओके। अब x प्लस वाई प्लस जेड भी तो कॉमन निकाल सकते, बिल्कुल सही है पुष्कर, निकाल सकते। लेकिन अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लिया तुमने कॉमन, तो क्या बचेगा, वन वन वन। लेकिन मुझे तो होना है एक्स वाई जेड। बुमला आता कसरे। उसके लिए हम लोग करेंगे R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल हर्ष, श्रविका, दिया करेक्ट है। प्रथमेश, R1 माइनस R3, जैसे ही R1 में से R3 जाएगा y प्लस जेड कट जाएगा, x बच गया। z प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट करो, y बचेगा। x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट करो, z बचेगा। और जो चाहिए वो आ जाएगा, है ना? यही तो खासियत है इस एग्जाम्पल्स की। हाँ, यहाँ तक पहुंच गए थे, वेरी गुड। बस फिर यही पे तो थोड़ा सा सोच लेते, हिंट ले लेते, डिस्कस करते तो जम जाएगा। टू टाइम्स क्या है करे भाई यहाँ पे, एक्स वाई जेड, और ये आएगा जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। गॉट इट? अब टारगेट, अब मुझे होना यहाँ पर सेकंड रो में जेड एक्स वाई, सेकंड रो में जेड एक्स वाई होना, कैसे लाऊ? सोचो यहां से अब कैसे लाऊ? वेरी गुड प्रणाली, आदर्श, प्रथमेश, मयूर, उन्नति, ओम, मधुरा, ऋत्विज, मीत, गायत्री, श्रविका, ऋषि, अजिंक्य, वेरी नाइस, सब बढ़िया। और अब हम लोग क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1। इज इट क्लियर? और यहां पर आ जाएगा फर्स्ट एक्स वाई जेड एच डी, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एंड R2 चेंजिंग, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स इज जेड, एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स, वाई प्लस जेड माइनस जेड। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। अब यहां तक तो पहुंच गए। मयूर, उसके बाद में मयूर ने 4-5 चटपट बार डालते जा रहा हूँ, अरे एक ही बार आंसर डाल रहे भाई। श्रविका, देव, वेरी गुड, सभी लोग बिल्कुल सही है, कंप्लीट कर लो। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल, अब तो R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस R2, क्योंकि मुझे y चाहिए, यहाँ पे z कैंसिल करना है, साइक्लिक था तो ये आ गया, and that is the our required answer. That is RHS. Got it?
क्लियर हो गया? बढ़िया, चलो, दिस इज अबाउट द सेकंड नंबर. नाउ नंबर 3, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट. अब देखो LHS इक्वल टू RHS जरूर है, लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टीज कहा है, मतलब इनको एक्सपांड करना है, हमें लास्ट मूवमेंट पे एक्सपांड करना है. नंबर थर्ड, प्रॉब्लम नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये होमवर्क है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं. हमारे पास LHS तैयार है, दैट इज द A plus B, AB, here it is A plus C, C, here it is B, C, B plus C, and we have to show it is 4 times ABC. अब जब मुझे 4 टाइम्स ABC शो करना है, इट मीन्स ये आंसर वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है तो एक्सपांड करना है. बट क्लियर मेंशन किया हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, इसका मतलब इसको मैक्सिमम सॉल्व करना है प्रॉपर्टी से, लास्ट मोमेंट पे इसको एक्सपांड करना है. बिल्कुल लेंदी नहीं है, संभव थर्ड का फर्स्ट लेंदी नहीं है. हिंट देता हूं, ध्यान दो क्या करना है तुम्हें. यहां पर करो, देखो AB, AC, BC, और हिंट दे रहा हूं, करके देखो, C1 प्लस C2 प्लस C3 पहले, तो ऑटोमेटिकली टॉइस ए, टॉइस बी, टॉइस सी, या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं. डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करना चाहिए, एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा. संभव ध्यान दे, विदाउट एक्सपांड 4ABC आएगा कैसे? डिटर्मिनेंट को जब तक एक्सपांड नहीं करेंगे वैल्यू आएंगी कैसे? जैसे ये देखो, ये पिछले एग्जांपल में एक्सपांड नहीं किया तो डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट रहा आखिरी तक, फाइनल डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट ही है ना. एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा रे बेटा, और फिर इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो अब यहां पर देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7 से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लास्ट में, लेकिन उसके लिए जीरो एडजस्ट करने पड़ेंगे सारे. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पर ऐसा करो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ट्वाइस आता 2 2 2 बाहर आ जाएगा, करेक्ट. और फिर उसके बाद में, हाँ बराबर है, संभव तुम्हारा इतना लेंदी होने का कारण, मतलब लास्ट तक तुम प्रॉपर्टी से गए, एक्सपांड करो बीच में, लास्ट में बटन में 2-3 स्टेप पहले तुम एक्सपांड कर सकते हो. A प्लस बी, A प्लस बी, इसको ऐड कर दो सारे को, फिर इसको एडजस्टमेंट लो, ठीक है ना. और फिर इसमें जैसे मुझे यहां पर जीरो लाना है, जितने जीरो ला सकते हो उतना अच्छा. और इस टाइप का एक एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल भी है, तुम देख सकते हो. मैं इसलिए मैंने बोला था कि सॉल्व एग्जांपल स्टडी करो. देखो उसके अंदर भी एक्सपांड किया था, है ना. तो इसीलिए जितने जीरो ला सकते हो उतना अच्छा करो, जीरो लाओ, तो जिसकी वजह से आंसर्स क्या आ जाएंगे, ठीक है ना. करके आएगा. ओके, ट्राई करो, नहीं जमा तो कल बता दूंगा.
अब सेकंड नंबर का एग्जाम्पल पहचानते क्या इसको? कहीं देखा हुआ लग रहा क्या सेकंड नंबर का एग्जाम्पल? हाँ, बिल्कुल सही। हमने कल टेस्ट में देखा है इसे, कल के टेस्ट का है। लेकिन कल ये तुम लोगों ने शायद प्रॉपर्टी से नहीं किया हो। मैं आज तुमको ये प्रॉपर्टी से करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टी से किया होगा तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी किया होगा तो कैसे करना, एक्सपांड करके भी जमता डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सपांड करो ना, एक्सपांड करके सॉल्व करना शुरू करो, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। और दूसरा देखो, इस वन को लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस x, देन रिमेनिंग एज इट इज। जितने भी वन है उन सब को हम लोग log में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड, दैट वन इज log y टू द बेस y। It's a log to the base y. Here is log x to the base z, log y to the base z, और यहाँ आएगा log z to the base z। अंडरस्टैंड? और अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लो, चेंज ऑफ बेस की। log x अपॉन log x, log y अपॉन log y, log z upon log z, sorry, log x, log x, correct? Here is log x upon log y, log y upon log y, and log z upon log y. Understand? और यहाँ ले लेंगे log x upon log z, log y upon log z, और ये हो जाएगा log z upon log z। Do you understand? हमने चेंज ऑफ बेस का यूज किया, और इसका बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब ई है डिफॉल्ट। और अब बोलो क्या कर सकते हैं, लगाओ दिमाग। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन तुम लोग दिमाग लगाओ। हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचो। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 1/log x फ्रॉम फर्स्ट रो, 1/log y फ्रॉम सेकंड रो, और 1/log z फ्रॉम थर्ड रो। कॉमन निकाल लेते, बचा क्या? log x, log y, log z। इन फर्स्ट सेकंड में भी सेम क्वांटिटी, और थर्ड में भी सेम क्वांटिटी। नाउ इट इज 1/log x into 1/log y into 1/log z। लो, अब इसका आंसर क्या?
और ऑब्वियसली यहाँ पर सिंस R1 identical with R2 and R2 is also identical with R3, यहाँ दो की जगह तीनों भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर 0। जो भी 0 के बाजू में आके बैठेगा चिपक के वो सबको 0 बना डालता, इसलिए आंसर 0। अंडरस्टैंड? सिंपल है ना? अगर प्रॉपर्टी से गए तो ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल नंबर थर्ड का सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अगर पुरानी टेक्स्ट बुक होंगी तो उसमें 4 लिखा ये लिखा हुआ है, 5th लिखा है, लेकिन अब वो 4th है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4th। सो सिंपल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। सेकंड नंबर का 6 में का बहुत इजी है, फर्स्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, ध्यान देना। हमारे पास गिवन और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एग्जांपल, समझ जाओ, हिंट दे दिया। x प्लस 6, x माइनस 1, x प्लस 2, फिर से x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, बोलो इसके साथ क्या किया जाए। अब बोलो इसके साथ क्या किया। अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले हमने वही करना है हमें जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, पुष्कर बेवकूफी मत कर, फिर से वही बेवकूफी जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऐसे एग्जाम्पल में हमने प्रॉपर्टी नंबर 5th नहीं लगाना है, हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि तीनों रोज में है x, तो पॉसिबल नहीं है। और हमने ये अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, क्योंकि साइक्लिकली रोटेट है, वही x प्लस 2 फिर x प्लस 6 और वो x माइनस 1, यही तीनों रोटेट होते जा रहे हैं। इसका मतलब हमें तीनों को कहीं तो भी जमा कर लेना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, काफी लोगों का आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही है। R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान देना, इन टाइप के एग्जाम्पल की यही टेक्निक है कि जब भी साइक्लिकली ऐसे रोटेट दिखेंगे तो इनको सब एक जमा कर देना, फिर x प्लस 2, x प्लस 6 और x माइनस 1 सारे R1 में डाल दो, और उसी टाइम में R2 and R3 we have to keep as it is। बोलो अब कितना आएगा, तो 3x प्लस 7 क्या आएगा, 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, गॉट इट। और अब यहां पर 3x प्लस 7 कॉमन निकाल लेंगे। This 3x plus 7 is common from R1. So it is 1, 1, 1. Do you understand? फिर ये as it is ही रहेगा फिलहाल। और देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब हम लोग लास्ट में एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक्सपांड करने के पहले हम लोग मैक्सिमम जीरोस ला के रखेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और अब मैक्सिमम जीरो लाने के लिए ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं,
ध्यान से देखना, C1 चेंजेस C1 माइनस C3 और साथ साथ में C2 को भी बदल डालते C2 माइनस C3। अब ऐसा क्यों, इसका क्या फायदा, तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते तो उसका फायदा क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। और अभी मैं एक साथ दो ऑपरेशन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना रे बात, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। C3 माइनस C1 भी कर सकते थे, C1 माइनस C3 भी कर सकते। मुझे ये इजी आता, 1 है यहाँ पे, ये 1 है, तो बदलेगा कौन, C1 और C3। चेंज कौन नहीं होगा, C3 चेंज नहीं होगा। बिल्कुल गलत ऐश्वर्या लड्डा, दोनों सेम आ ही नहीं सकते, तो फिर x की वैल्यू 0 इक्वल टू 0 थोड़ी शो करना है हमको। हाँ अब ध्यान देना, C1 माइनस C3 ये ऑपरेशन करना है मुझे, C1 माइनस C3 का, ध्यान दो कैसे। तो C1 में से C3 सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 0, फिर x प्लस 6 माइनस x प्लस 2 4, हवा में करो बेस्ट है, नहीं आता ऐसा लिख के करो, x प्लस 6 माइनस x प्लस 2, और थर्ड कौन है, x माइनस 1 माइनस x प्लस 6। बोलो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया। अरे बाप रे हुसैन, फैया था क्या रे बेटा, मृणाली फैया था क्या लास्ट में, ग्रेट कैलकुलेशन, इस सदी के तुम लोग मैथमेटिशियन बन जाओगे। x माइनस 1 माइनस x माइनस 6 माइनस 5 है ना, माइनस 5, किसी का 5, और कुछ, तो ध्यान दो, माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, -1 -6 -7 आने वाला है। हाँ अब उसी तरह से C2 माइनस C3, देखो जो लोग ध्यान नहीं देंगे, जो लोग छोड़ देंगे इसको, वो आगे जाके बहुत पछताएंगे, क्योंकि इसी पर डिपेंड है आगे का सारा। चलो C2 से C3, उसके बाद में यहाँ पर C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस 1 माइनस 1, पहले तो 1 माइनस 1, फिर दूसरा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, और x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 6, करो रे बाबा, क्या आता रे बाबा, ये देखो 0, ये चेंज कर रहे हैं हम लोग, फिर ये एक्स एक्स कैंसल, -3, और एक्स एक्स कैंसल, दिस इज -4, गॉट इट। और बस अब बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है गई, यहां पर कर दो एक्सपांड उसको, 3x प्लस 7 टाइम्स इन द ब्रैकेट, एक्सपांड, डिटरमिनेंट एक्सपांड करो, 0 इंटू एनी वन 0। अब समझे क्यों किया ऐसा, माइनस 0 इंटू एनी वन 0, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन 0, सेकेंड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 0, प्लस 1 टाइम्स थर्ड टर्म, 1 टाइम्स थर्ड टर्म। अब इसकी कैलकुलेशन करो, इट इज -16 एंड माइनस ऑफ माइनस, तो फिर से -21 इज इक्वल टू 0, गॉट इट। तो ये हो गया तुम्हारा 3x प्लस 7 इंटू -37 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली 37 तो 0 है ही नहीं, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0।
सो x की वैल्यू हो गई -7/3। Got it? और याद रखना टच नहीं। वेरी गुड। चलो क्लियर हो गया। तो इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे ना, ध्यान देना जिसमें साइक्लिकली रोटेट है वही तीनों नंबर घूम घूम के आए हुए हैं रोज में एंड कॉलम में। तो बस फिर दिमाग में फिट करो कि इसी तरह से क्या करना, सबको एक जगह जमा करना, कॉमन निकालना 1 1 1, और 1 1 1 एक बार आ गए कि बस फिर इस 1 1 1 का हेल्प करके 2 जीरो बना लो। अब तुम जैसे मैंने फर्स्ट C1 और C2 बनाए, तुम चाहते तो C2 और C3 बना सकते थे। तुम ऐसा लिख सकते थे C2 - C1, C3 - C1, ऐसा कर सकते थे, कोई हरकत नहीं। लेकिन ये क्या रखना, गलती से भी ऐसा नहीं करना C1 चेंजेस C1 - C2, C2 चेंजेस C2 - C3। अरे मुझे बताओ, यहाँ पर C2 खुद चेंज हो रहा तो वो दूसरे को चेंज कैसे कर सकता? इसलिए दोनों एक साथ ऑपरेशन करने हो तो ये सेम होनी चाहिए, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने C3 लिया था, यहाँ दोनों में C3 लिया है। ओके, और उसके बाद में नंबर सेकंड तो टू मच इजी है, 3 स्टेप का डायरेक्ट आंसर है। प्रॉपर्टी का यूज करना है, ओरली बोल सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड का आंसर ओरली भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, अरे ये यार ये 4th हो गया था अपना, ये एग्जाम्पल 4th है, और 4th का हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 7 से ओरली कर सकते हो। ठीक है ना, कर लेना। कोई कॉमन फॉर्मन नहीं निकालना पड़ता ना रे, कहाँ से निकालेंगे कॉमन बेटा ओ मुलमुले, कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करना, सॉल्व करना, इतना इजी है। 3 स्टेप का आंसर है, 3 ही स्टेप, चौथी स्टेप भी लगती इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेम एग्जांपल जो अभी करके दिया था, होमवर्क है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट, एडिशन दोनों की करनी है। कोशिश करो, जमे तो ठीक है, अदरवाइज कल कर दूंगा, और कल हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक बोले तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसमें लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे हम। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन। गॉट इट? क्लियर? हाँ, तो अब तुम लोग आज का होमवर्क ये पूरा क्लियर कर लो। कोई डिफिकल्टी रहेंगी तो पूछ सकते हो, अभी कोई डिफिकल्टी है तो अभी भी पूछ सकते हो।